थोड़ा अजीब साउंड करेगा, लेकिन हाँ गारंटी देता हूँ कि अगर आप उसको मतलब उस चीज़ को लेके आज तक मैं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मनी सेव करने का एक ऐसा तरीका जो मेरे लिए पर्सनली मक्खन की तरह काम किया और जो इमिग्रेंट्स के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंकल, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, पैसों की, मनी की, डॉलर्स की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है मैं अच्छे से समझता हूँ। अपनी फीस भरनी होती है, एक्सपेंसेस निकालने होते हैं और साथ के साथ अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बैक होम सपोर्ट करना होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करेंगे जिससे आप अपने काफ़ी सारे डॉलर्स सेव कर सकते हो ताकि आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारे वेज के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेविंग करना है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इनकम को रेगुलरली इंक्रीज करना या फिर अपनी इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाना। क्योंकि अगर हमारी इनकम लिमिटेड होगी तो जीने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ता है ना। मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए रेंट देना है, ग्रोसरी लेके आनी है या फिर थोड़ा बहुत घूमने जाना है, बाहर खाना पीना हो गया। तो इनकम लिमिटेड होने की वजह से हमारी जो सेविंग है ना वो भी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर हमारी इनकम टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी या फिर हमारे अलग अलग सोर्सेज होंगे इनकम के, हम कुछ साइड हसल कर रहे हैं, फिर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं से कुछ पैसा आ गया, कहीं से कुछ पैसा आ गया, तो उस केस में हमारी जो सेविंग है ना वो जल्दी होगी और जो भी हमारे टारगेट है वो हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। अगर मनी सेव करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टूडेंट डिस्काउंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो बेसिकली जब हम एज अ स्टूडेंट यहाँ कनाडा में या फिर यूएस में भी जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारी सर्विसेज में डिस्काउंट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स, कुछ ऐप्स होती हैं जैसे कि यूनिडेज या फिर एसपीसी कार्ड या फिर स्टूडेंट बीन्स। छोटी मोटी कॉस्ट होती है, लाइक 10, 15, 20 डॉलर एक साल के देने होते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ब्रांड्स में हमें 20, 30, 40 और कभी कभी 50% तक भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो बहुत सारे पैसे सेव होते हैं। साथ के साथ जो ट्रांजिट का पास होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके ऊपर भी स्टूडेंट पास लोगे तो आपको तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ अमेजॉन प्राइम या फिर यूट्यूब या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन होगी, एप्पल म्यूजिक वगैरह, हर जगह स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। आपको ऑलमोस्ट 50% पे सारी सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाएंगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और उसके अलावा भी अगर आप कोई इंटरनेट का प्लान ले रहे हो या फिर कोई फ़ोन का प्लान ले रहे हो या फिर कुछ भी सर्विस अवेल करने का देख रहे हो तो डेफिनेटली आस्क फॉर स्टूडेंट डिस्काउंट। यू नेवर नो, आपको 30%, 40% डिस्काउंट मिल जाए। अगर एक ऐसा तरीका है जो डेफिनेटली काम करता है, थोड़ा अजीब साउंड करेगा लेकिन हाँ गारंटी देता हूँ कि अगर आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर देते हो ना तो डेफिनेटली बहुत सारे अपने पैसे सेव करोगे। या फिर ये मान लो कि जो बहुत सारे फालतू के खर्चे करते हैं ना वो खर्चे हम नहीं करेंगे और इवेंचुअली पैसे हमारे सेव हो जाएंगे। तो बेसिकली जब हम एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिनिमम वेज पे काम करते हैं, लाइक $15 पर आवर, $18-17 पर आवर, मतलब आर्ली बेसिस पे मिनिमम वेज मिलती है। तो अगर कोई भी चीज़ हमें खरीदने का मन करे ना तो ये सोचो कि भी इस चीज़ को खरीदने के लिए मेरे को जितने डॉलर्स स्पेंड करने पड़ेंगे उतने ही डॉलर्स कमाने के लिए मेरे को कितने घंटे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नाइकी की टी शर्ट पसंद आती है, बढ़िया सी भाई साहब ब्लैक कलर की, नाइकी का अच्छा तो लोगो बना हुआ, आपको होता है मेरे को खरीदनी है $60 की ये है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दो ना कि यार ये टी शर्ट खरीदने के लिए मेरे को कम से कम 4 घंटे काम करना पड़ेगा और उसके ऊपर से मैं भी 5 घंटे काम करना पड़े क्योंकि टैक्स भी तो दोगे ना जो इनकम अर्न करोगे, तो उस केस में ये टी शर्ट मेरे 5 घंटे के काम के वर्थ तो है नहीं, तो मेरे को नहीं खरीदनी चाहिए। तो अगर इस माइंडसेट गेम है थोड़ी सी ऐसे ट्रेन कर दोगे अपने माइंड को तो देखना बहुत सारे फालतू खर्चे आप अवॉइड करोगे और इवेंचुअली बहुत सारे पैसे बचा लोगे। अगर चाहे नाइकी की टी शर्ट खरीदनी है या फिर एडिडास का लोअर, यहाँ कनाडा के अंदर आप एज अ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट टाइम के बाद भी क्रेडिट कार्ड को रेगुलर बेसिस पे अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे। तो मेक श्योर आप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज करो जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, बढ़िया कैशबैक मिले, बहुत सारी आपको एडवांटेजेस हों। ट्रेडिशनल बैंक्स और उसके अलावा बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं। स्कॉशिया बैंक, CIBC, TD का क्रेडिट कार्ड होता है, Amex के हो गए, कैनेडियन टायर वालों का हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और मैं आपको एक ऐसे ही क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहूँगा जो यहाँ पे 0 एनुअल फीस के साथ मिलता है और साथ के साथ सिन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कैशबैक एज कंपेयर टू एनी अदर क्रेडिट कार्ड इन कैनेडा। 8% कैशबैक ऑन ग्रोसरी, 4% ऑन एप्पल पे एंड गूगल पे और 1% ऑन एनी अदर ट्रांजैक्शन। ये सब डबल रिवॉर्ड्स हैं एज कंपेयर टू एनी अदर क्रेडिट कार्ड इन कनाडा फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। और इस कार्ड के बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि इसको हम सिर्फ 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग आवर वीज़ा एंड पासपोर्ट, मतलब कोई सिन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्रेडिट कार्ड जिसमें आपको मैक्सिमम कैशबैक, मैक्सिमम एडवांटेजेस मिलते हैं, ये लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो और अपने कार्ड को एक्टिवेट करो। इतना
सिंपल हिसाब किताब है। उसके बाद यार बात आती है अकोमोडेशन रेंट पे लेने की। ऑल्दो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है यार, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि कोई कैसी जगह पे रहना चाहता है, लेकिन दो चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपने रेंट में पैसे सेव करोगे। सबसे पहले अगर आप किसी डाउनटाउन में कोई अपार्टमेंट वगैरह रेंट पे लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। ऑल्दो एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी लेकिन एक्सपेंसिव भी उतना ही होगा। साथ के साथ अगर आप अपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आसपास कोई रूम या फिर कोई घर रेंट पे लेते हो तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप सस्ता हिसाब किताब देखना चाहते हो तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज या फिर डाउनटाउन से थोड़ा सा दूर लेना। ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिटी के कुछ आउटस्कर्ट्स में या फिर सबर्बन एरियाज में अपना घर रेंट पे लोगे तो आपको बहुत ही सस्ता हिसाब किताब पड़ेगा। अगर कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले जिस भी बैंक में आप अपनी GIC डिपॉजिट करवाओगे उसके अंदर तो डेफिनेटली आपका एक अकाउंट ओपन होगा जब आप यहाँ कनाडा के अंदर अपनी GIC को एक्टिवेट करवाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी फीस के लिए पैसा सेव करना शुरू करते हो तो आपके अकाउंट में कभी $2000 होते हैं, फिर 3000 होते हैं, फिर 5000, और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है जब आपके अकाउंट में $10,000 हैं और 2, 3, 4 महीनों के बाद आपको अपनी फीस डिपॉजिट करनी है। अब इन ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम देते हैं, लाइक 0.1, 0.2%, लेकिन जो ऑनलाइन बैंक्स होते हैं जैसे कि EQ बैंक, जिसके अंदर मेरा भी एक अकाउंट है, वो अपने सेविंग्स अकाउंट पे 3.5% या फिर 3% और कभी कभी 5% भी इंटरेस्ट रेट दे देते हैं। तो ऐसे बैंक के अंदर अगर आप अपनी सेविंग्स करोगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट में आप थोड़े ज़्यादा पैसे अर्न करोगे। अगर स्टूडेंट लाइफ में अपने डॉलर सेव करने का एक तरीका जो मैंने भी पर्सनली इस्तेमाल किया था बहुत ज़्यादा, वो ये है कि कनाडा के अंदर कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर Kijiji वगैरह। यहाँ पे आप सेकंड हैंड आइटम्स खरीद सकते हो, सेकंड हैंड फर्नीचर वगैरह खरीद सकते हो। जैसे कि आपको बेड फ्रेम चाहिए, मैट्रेस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो ब्रांड न्यू ही खरीदना, लेकिन बेड फ्रेम, टेबल, चेयर या फिर कोई भी फर्नीचर की आइटम, बुक्स वगैरह होगी या फिर मे भी लैपटॉप वगैरह। मेक श्योर आपके साथ स्कैम वगैरह ना हो जाए, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप समझदारी से सारी चीज़ें करोगे तो ये सारी चीज़ें आप यूज्ड खरीद सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। और जब इनका यूज़ हो जाए, इस्तेमाल हो जाएगी, भी सेमेस्टर खत्म हो गया, बुक्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी और घर में या फिर किसी और सिटी में मूव हो रहे हो तो आपको फर्नीचर तो लेके मूव नहीं होगे, तो फर्नीचर आपको वहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वापस आप उन्हीं वेबसाइट्स पे बेच सकते हो। तो टेक्निकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप फ्री में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लोगे। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के कैंपस पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हीं सेम सर्विसेज के लिए बाहर जाके पैसे अपने खराब करते हैं। फॉर एग्जांपल जिम हो गया, बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस इस पे बहुत ही बढ़िया जिम होता है, तो आप उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। साथ के साथ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे आपको लैपटॉप या फिर टैबलेट, आईपैड वगैरह बिल्कुल फ्री में इशू हो जाएगा, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, या फिर 1 महीने के लिए, या फिर कुछ कुछ केसेस में पूरे सेमेस्टर के लिए। तो मे बी आपको लैपटॉप पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े या फिर कोई आईपैड वगैरह खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। साथ के साथ बहुत सारी हेल्थ की सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कैंपस पे अवेलेबल होती हैं। तो डेफिनेटली अपने स्टूडेंट यूनियन के पास जाके पूछोगे भी कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं मेरे को मिलेंगी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मैंने अपनी फीस वगैरह यहाँ पे डिपॉजिट कराई है। फिर मनी सेव करने का एक ऐसा तरीका जो मेरे लिए पर्सनली मक्खन की तरह काम किया और प्रॉबेबली वो आपके लिए भी काम करेगा, जो भी उसको सही से इंप्लीमेंट करेगा, फॉलो करेगा, सबके लिए वो काम करेगा। कनाडा आने से पहले इंडिया में जब मैं जॉब करता था, अपनी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स वगैरह देता था, सेम तरीके से पैसे सेव करता था और आज भी 6-7 सालों के बाद भी सिमिलर तरीके से मैं पैसे सेव करता हूं। तो तरीका ये है कि खर्चो बाद में, बचाओ पहले। तो सिंपल सा बेसिक सा तरीका है, एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर लो, $100, $200, $300, $50, $500, $1000, जो भी आपकी कैपेसिटी है, कि भाई जैसी सैलरी आएगी सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि ये स्पेसिफिक अकाउंट अपने चेकिंग अकाउंट से निकाल के अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दूंगा, या फिर TFSA, RRSP, FHSA जिसमें भी डालने हैं वहां पे डाल दूंगा, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अपने सारे सेविंग्स अकाउंट में। मतलब अगर आप पहले खर्चोगे फिर बचाने का सोचोगे तो कभी कभी बचेंगे, कभी नहीं बचेंगे, कभी क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, कभी कुछ खरीद लिया। लेकिन अगर आप पहले सेव कर लोगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट बचेगा कि भी इसमें सारा खर्चा करना है। तो उस तरीके से आप खर्चा भी कम करोगे और पैसों की बचत भी हो जाएगी। फिर यार बात आ जाती है खाने पीने की, ग्रोसरीज वगैरह लेके आने की। तो अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आप खुद से घर पे कुक करोगे और वही खाना खाओगे, बाहर से फालतू का खाना नहीं खाओगे, हेल्थ वाइज ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। तो मेक श्योर आप ग्रुप के अंदर सारा सामान लेके आओ, ग्रोसरीज वगैरह लेके आओ, मतलब बल्क में कॉस्को जैसे स्टोर से सामान लेके आओ। इकट्ठे मिल के एक मेंबरशिप ले लो। जब आप 4-5 दोस्त मिल के इकट्ठा सामान लेके आओगे ना तो इंडिविजुअली आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और साथ के साथ एक और बढ़िया चीज़ है जो मैं ऐसे यूट्यूब वीडियो पे या पब्लिकली नहीं बता सकता, जब पर्सनली मिलोगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छे खासे आप अपने ग्रोसरीज पे या फिर कुछ भी सामान खरीदना है उस पर पैसे सेव कर पाओगे। तो कभी पर्सनली अगर मिलते हो तो शेयर करूंगा। उसके बाद यार बात आ जाती है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की। अब आज का जो ज़माना है आपको पता ही है भाई साहब, AI का, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है,
2025 चल रहा है, हर एक सर्विस के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। $10, $15, $20 महीने के पे करने पड़ते हैं। अगर 4-5 सर्विसेज हो जाएं तो भाई साहब $100-150 महीने के आराम से बन जाते हैं। तो उस केस में आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना सकते हो। जैसे कि घर के अंदर 4-5 लोग रहते हैं तो एक अकाउंट से सब्सक्राइब कर लो, उसको आप शेयर कर सकते हो। तो उस केस में आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। जो सर्विसेज वगैरह हैं बहुत ज़्यादा आपको सस्ती पड़ेंगी। अगर एक साइकोलॉजिकल चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो इमिग्रेंट्स के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उस चीज़ को लेके आज तक मैं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो चीज़ जा रही है। तो बेसिकली जब हम इंडिया से कनाडा आते हैं ना तो करेंसी एकदम चेंज हो जाती है और इन दोनों कंट्रीज़ की करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। $1 61-62 रुपीज़ होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ नंबर को देखें तो एक नंबर बहुत छोटा होता है। तो अगर हम $10 को एग्जाम्पल लेके चलें तो इंडिया में 10 रुपये की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे वो जो $10 है ना अच्छी खासी उसकी वैल्यू होती है, 600 रुपये के आसपास होता है। लेकिन वो जो 10 नंबर है ना, हमारा जो माइंड है वो बचपन से ये देख रहा है कि 10 बहुत ही छोटा सा नंबर है जब मनी की बात आती है। तो यहाँ पे भी वो जो $10 है ना वो हमें बहुत कम लगता है। तो हम कहते हैं कोई नहीं यार खर्च देते हैं, $10 ही तो हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। सेम गोज विद $100, $150, $200। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। मैं भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी, कभी कभी $1000 लगता है यार कोई नहीं $1000 ही तो है, क्योंकि इंडियन करेंसी में वो 1000 इतना बड़ा नंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे $1000 इज लाइक अ बिग अमाउंट। और हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो कि भाई मैं अपने पैसे किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, ETFs क्या होती हैं, रीट्स क्या होती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मैं स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, कितना करता हूँ, क्या हिसाब किताब होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे जाके आप समझ सकते हो। और TFSA, RRSP, FHSA के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, वो जो Zolve वाला क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको मैक्सिमम कैशबैक मिलता है कनाडा के अंदर और बढ़िया बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और जब तक अगली बढ़िया वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड पता ही आप सबको कीप हसलिंग।